लेते हैं। फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। कॉर्डेटा के अंदर वो आते हैं ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है और जीवन पर्यंत नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा सब फाइलम जो होता है इसमें सब फाइलम रखा गया है, हेमिकॉर्डेटा के अंदर रखा गया है। क्लास एंट्रोपनिस्टा में रखा गया। फैमिली इसकी है टाइको डेरिडी और जीनस है बैलेनोग्लासस। नोटोकॉर्ड के चारों तरफ शीत नहीं पाई जाती है इसमें, इस कारण ऐसी नोटोकॉर्ड को स्टोमोकॉर्ड कहते हैं और ये एडल्ट में केवल कॉलर पोर्शन कॉलर रीजन में ही पाया जाता है और इसको नोटोकॉर्ड ना कहकर स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। ये एनिमल्स हेमिकॉर्डेटा के अंदर आने वाले एनिमल्स वर्म लाइक होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल अर्थात इनमें केवल एक विशेष प्लेन से ही इनको काटने पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक इनमें 3 लेयर्स होती हैं। इनका एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म 3 लेयर इनके एम्ब्रियो के टाइम पर पाई जाती हैं। सीलोमेट मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर से इनका उत्पत्ति या इनका विकास होता है। सीलोमेट इनके बॉडी में सीलोम पाई जाती है, इसलिए इन्हें सीलोमेट एनिमल्स कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन प्रकार का होता है, जैसे कि नॉन कॉर्डेट्स में ओपन प्रकार का होता है, इसी प्रकार इसमें भी ओपन प्रकार का ही सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, एससीटी ऑर्गन प्रोबोसिस में पाई जाने वाली ग्लैंड्स के द्वारा एक्सक्रीशन होता है, इसलिए प्रोबोसिस ग्लैंड्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। इनमें जो सेक्सेस हैं नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें, एक्सटर्नल बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट इनमें जो होता है इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है इनकी जीवन में एक लार्वा स्टेज भी आती है, लार्वा का भी फॉर्म इसमें होता है, लार्वा भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है हेमिकॉर्डेटा के ये लक्षण हो गए जिसके अंतर्गत बैलेनोग्लोसस रखा गया है। बैलेनोग्लोसस के बारे में अब देख लेते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्थात पूरे वर्ल्ड में इसको हम देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में ये पाया जाता है। इसकी केवल 20 स्पीसीज़ ही अभी तक खोजी जा चुकी हैं, 20 स्पीसीज़ खोजी जा सकती हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन जो है वो बैलेनोग्लोसस ऑस्ट्रेलियंसिस मोस्ट कॉमन स्पीसीज़ है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हैबिटेट्स देखते हैं, ये मैराइन होते हैं, ट्यूबिकुलस होते हैं, मतलब ट्यूबिकुलस होते हैं मतलब बरो बनाकर ये रहते हैं। ट्यूबिकुलस होते हैं, बरोइंग होते हैं और शैलो वाटर में समुद्र के किनारे रेतीले भाग पर, समुद्र के किनारे रेतीले भाग जिसमें पानी आता जाता रहता है, वाटर समुद्र पानी आता जाता रहता है, शैलो वाटर, ऐसे स्थान पर रेत में ये बरो बनाकर रहते हैं और ट्यूब लाइक बरो होता है इनका, इसलिए ट्यूबिकुलस होते हैं। यू शेप्ड बरो होता है इनका, ट्यूब लाइक होता है और यू शेप्ड बरो होता है जिनके, और ये स्लगिश एनिमल्स होती हैं, जैसे कि घोंगा स्लगिश एनिमल है, सुस्त एनिमल है, जैसे कि केचुआ एक सुस्त एनिमल है, ऐसे ही ये भी बहुत सुस्त एनिमल होते हैं, इनमें ज़्यादा एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। इनके शरीर के बॉडी स्किन से, बॉडी वॉल से कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो म्यूकस का निर्माण करती हैं, इस कारण इनके ऊपर एक म्यूकस की लेयर भी पाई जाती है। इसी कारण म्यूकस के कारण ही इनकी बॉडी चमकती है, लुमिनेंस शो करती है। इसके बाद देखते हैं साइज़ और शेप। साइज़ और शेप में ये कैसे हैं कि सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार आकार के होते हैं, जैसे कि केचुआ होता है बेलनाकार, ऐसे ही ये भी बेलनाकार होते हैं। इनका साइज़ 2 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक होता है, कम से कम 2 सेंटीमीटर और अधिक से अधिक 50 सेंटीमीटर तक ये देखे होते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि बैलेनोग्लोसस जिगास, ये 2 मीटर तक की लंबाई तक के हो जाते हैं, देखे गए हैं। कलर जो होता है इनके अलग अलग 20 स्पीसीज़ हैं, तो अलग अलग कलर की भी होती हैं, 20 स्पीसीज़ में अलग अलग कलर की स्पीसीज़ देखी गई हैं, जैसे कि कुछ होते हैं लाइट ब्राउन, कुछ येलो होते हैं, कुछ लाइट रेड कलर के होते हैं। इनके पास से एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है। आप देखिए इसमें स्मेल का नाम रखा हुआ है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म मतलब आइडोफॉर्म एक सब्सटेंस है जो केमिस्ट्री में हमें आइडोफॉर्म की जो स्मेल आती है, वैसी ही स्मेल इन एनिमल्स से बैलेनोग्लोसस से भी आती है। बरो जो होता है यू शेप्ड होता है, बरो के बारे में देख लेते हैं। बरो जो होता है यू शेप्ड होता है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में बनाया गया है। 2 लिम्ब होते हैं इसमें, 2 लिम्ब होते हैं, दोनों की लंबाई 50 से 70 सेंटीमीटर होती है। ये सैंड में, रेत में, गीली रेत में 50 से 70 सेंटीमीटर गहराई तक होते हैं और दोनों बरों के दोनों
और इनकी दोनों की ओपनिंग जो होती है, उन दोनों ओपनिंग के बीच की दूरी जो होती है 10 से 30 सेंटीमीटर की होती है। तो जहाँ से ये फनल लाइक ओपनिंग होती है उसे हम एंटीरियर एंड कहते हैं, दूसरे एंड को हम पोस्टीरियर एंड कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एसेसरी एंटीरियर एंड भी पाए जाते हैं, ठीक है, एसेसरी एंटीरियर लिम्ब भी पाए जाते हैं। दोनों लिम्ब्स के बीच में दोनों ओपनिंग जो होती हैं एंटीरियर एंड पर और पोस्टीरियर एंड, दोनों ओपनिंग के बीच की दूरी जो होती है 10 से 30 सेंटीमीटर होती है। और दोनों जो बरो जो है दोनों एंड पर ओपन रहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। बेलेनोग्लोसस की बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है, इलोंगेटेड होती है, सीलिएटेड होती है और सिलिंड्रिकल होती है और बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। तो बेलेनोग्लोसस की बॉडी कैसी हो गई? सॉफ्ट होती है, इलोंगेटेड होती है, सिलिंड्रिकल होती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है और पूरी बॉडी पर सीलिया पाए जाते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सीलिया पाए जाते हैं पूरी बॉडी पर। और जो बॉडी है बेलेनोग्लोसस की वो उसमें 3 भागों में बांटी गई है, 3 भागों में बटी हुई होती है। पहला भाग होता है प्रोबोसिस, दूसरा भाग होता है कॉलर और तीसरा भाग होता है ट्रंक। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोबोसिस के बारे में। प्रोबोसिस जो होती है ये क्लब शेप्ड होता है, क्लब के आकार का होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये बॉडी के एंटीरियर भाग पर होता है, प्रारंभ वाले भाग पर ही होता है। इसकी बॉडी मस्कुलर होती है, मांसपेशी की बनी हुई होती है, मस्कुलर होती है और इसमें सीलोमिक कैविटी पाई जाती है। इस सीलोम को, प्रोबोसिस के अंदर पाई जाने वाली सीलोमिक कैविटी को प्रोबोसिस सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबोसिस सीलोम, प्रोबोसिस सीलोम कहते हैं। इसमें स्टोमोकॉर्ड, पेरिकार्डियम, हार्ट और ग्लोमेरुलस आदि इसमें पाए जाते हैं। इसकी पोस्टीरियर एंड पर, पीछे वाली जो पोस्टीरियर एंड जो होगा इसका प्रोबोसिस का, वहाँ क्या पाया जाएगा? कॉलर पाया जाता है। और प्रोबोसिस और कॉलर के पीछे जो नेक होती है उस नेक के नीचे प्री ओरल सीलिएटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है। कौन सा? प्री ओरल सीलिएटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है और जो क्या काम करता है? वाटर और फूड को माउथ में आने से पहले उसे चेक करता है। इसके बाद आ जाता है कॉलर। कॉलर में देखिए मिडिल पार्ट होता है। कॉलर कैसा होता है? मिडिल पार्ट होता है। प्रोबोसिस और ट्रंक के बीच का भाग होता है। प्रोबोसिस और ट्रंक के बीच में पाया जाता है। और इसकी वेंट्रल साइड पर, जो कॉलर है उसकी वेंट्रल साइड पर एक बड़ा माउथ पाया जाता है। कॉलर के अंदर 2 सीलोम पाए जाते हैं। कॉलर के अंदर 2 सीलोम पाए जाते हैं, जबकि प्रोबोसिस में एक ही सीलोम पाया जाता है। कॉलर में 2 सीलोम पाए जाते हैं। ट्रंक देखिए, ट्रंक जो इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, इलोंगेटेड होता है। पोस्टीरियर पार्ट इलोंगेटेड होता है और पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है। देखिए ये तो हो गया प्रोबोसिस और इसके पीछे हो गया कॉलर जो मध्य का भाग है और इसके पीछे जो हो गया ट्रंक वाला जो टेल तक सब पूरा जो हो गया ट्रंक वाला भाग। तो ट्रंक जो होता है इलोंगेटेड होता है और पोस्टीरियर पार्ट होता है। बॉडी बॉल इसकी कैसी होती है? फोल्डेड होती है। फोल्डेड होने की वजह से ये खुरदरापन सा मालूम पड़ता है, थोड़ा रिंकल्ड शेप, रिंकल अपीयरेंस रहता है बॉल में, बॉडी बॉल में, ठीक है। ट्रंक जो होता है 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, दूसरा है हेपेटिक रीजन और तीसरा है एब्डोमिनल रीजन। ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन में क्या लिखेंगे कि ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन जो है ये पहला भाग है, ट्रंक का फर्स्ट भाग है। इसमें गिल और गोनट्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन कहते हैं। क्योंकि गिल्स किसका काम करते हैं? रेस्पिरेशन का, ब्रैंकियल शब्द आ गया इसके लिए, और गोनट्स किसका काम करते हैं? रिप्रोडक्शन का। जेनिटल शब्द आ गया इसके लिए। तो दोनों मिला के क्या हो गया? ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन होते हैं। दूसरा भाग आता है हेपेटिक रीजन। हेपेटिक रीजन जो होता है ये हेपेटिक सी की इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसे हेपेटिक रीजन कहते हैं। एब्डोमिनल रीजन जो होता है ये पोस्टीरियर पार्ट होता है और इसमें इसके लास्ट में एनस पाया जाता है। अब देख लेते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में क्या है कि बॉडी बॉल जो है इसके 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। बॉडी बॉल 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। एक तो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में सिंगल लेयर होती है एपिडर्मिस,
और ये थिन कॉलमनर सेल्स की बनी हुई होती है। और एपिडर्मिस भी 3 प्रकार की होती है। पहली है सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स, इसमें पाए जाते हैं। एपिडर्मिस में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, लेयर पाई जाती हैं। पहली है सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स, ये मुख्य भाग होती हैं। सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स मुख्य भाग बनाती हैं एपिडर्मिस का। ग्लैंडुलर सेल्स, ग्लैंड सेल्स जो होती हैं वो म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। ग्लैंड सेल्स क्या होती हैं? म्यूकस का सिक्रीशन करने वाली सेल्स होती हैं और ये 4 प्रकार की होती हैं। पहली होती गॉबलेट सेल्स, ये फ्लास्क के आकार की होती हैं और म्यूकस बनाती हैं। दूसरी होती हैं रेटिकुलेट सेल्स, ये लंबी होती हैं और म्यूकस बनाती हैं। तो गॉबलेट सेल्स जो हैं फ्लास्क के आकार की होती हैं, रेटिकुलेट सेल्स लंबी होती हैं और दोनों ही म्यूकस का निर्माण करती हैं। तीसरा आता है ग्रेनुलर ग्लैंड सेल्स, ये एमाइलेज एंजाइम का निर्माण करती हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। जैसे गॉबलेट सेल्स, रेटिकुलेट सेल्स ये दोनों म्यूकस का निर्माण करती हैं। गॉबलेट सेल्स फ्लास्क के शेप की होती हैं और म्यूकस का निर्माण करती हैं। रेटिकुलेट सेल्स लंबी होती हैं और म्यूकस का निर्माण करती हैं। जबकि ग्रेनुलर ग्लैंड सेल्स जो होती हैं वो एमाइलेज का सिक्रीशन करती हैं। न्यूरोसेंसरी सेल्स जो होती हैं वो प्रोबोसिस में फूड को सेंस करने का काम करती हैं। मसल्स लेयर जो होती हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती हैं और स्मूथ और सर्कुलर मसल्स फाइबर इसमें पाए जाते हैं। पेरिटोनियम लेयर जो होती है इसमें ये सीलोम की लेयर होती है, सीलोम के चारों ओर पाई जाती है। फंक्शन जो होता है एपिडर्मिस का वो लोकोमोशन का होता है, सेंस करने का होता है, प्रोटेक्शन का होता है और मैकेनिकल सपोर्ट करने का फंक्शन इसमें होता है।